हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आपका फर्स्ट चैप्टर का क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फंक्शंस थे? हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे। क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सेकेंड फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है डिसीजन मेकिंग पावर्स। थर्ड फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर्स को। फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एस्पिरेशंस एंड गोल्स को फुलफिल करता है। फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ेंगे। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सपोज टुमारो आई सिट एट होम एंड राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगी मैं। ठीक है, मैं उसमें 500 आर्टिकल्स लिख दूंगी। इतनी सुंदर लैंग्वेज की क्या ही बोलो, वाह। ठीक है, मैं उसमें लोगों को बहुत सारे राइट्स दे दूंगी, राइट्स ही राइट्स दे दूंगी। ठीक, बहुत प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दूंगी। तो क्या वो ऑटोमेटिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ईजी। कोई भी बैठ के कितना भी अपने मन से कुछ भी सुंदर सुंदर लिख दे, बहुत अच्छा अच्छा लिख दे, बट गेटिंग पीपल टू एक्सेप्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट। लोग उसको एक्सेप्ट करें वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और यही क्वेश्चन का आंसर हमको ये नेक्स्ट टॉपिक देगा, द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाट डज द वर्ड अथॉरिटी मीन? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब ये होता है, अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट पावर है टू कमांड रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। ठीक है, क्या है? लेजिटिमेट पावर है। लेजिटिमेट पावर है टू एक्सेप्ट, लेजिटिमेट पावर है टू एक्सेप्ट, नहीं, टू कमांड रिस्पेक्ट। सॉरी यार, टू कमांड रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? अथॉरिटी का मीनिंग। अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट पावर टू कमांड रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। सिंपल वर्ड्स में, पीपल फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ अ लॉ, बट बिकॉज दे बिलीव इट हैज़ द राइट टू गवर्न। ये लोगों ने बिलीव करके रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास राइट है गवर्न करने के लिए, और यही जो बिलीफ है लोगों का, उसको क्या बोलते हैं? उसको अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन क्लासरूम का एग्जाम्पल लिखते हैं। इमेजिन टुमारो वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंटर द क्लासरूम और बोलता है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नो बडी विल सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। क्या कोई वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा? प्रोबेबली नॉट। वाई? बिकॉज योर क्लासमेट हैज़ नो अथॉरिटी टू मेक सच अ रूल। नाउ इमेजिन कि प्रिंसिपल अनाउंस करें यही चीज़, कि यही चीज़ प्रिंसिपल अनाउंस करें, तो क्या उसको अब लोग फॉलो करेंगे? क्या उसको आप लोग फॉलो करोगे? आपके क्लासरूम में क्लासमेट्स फॉलो करेंगे? येस। वाई? बिकॉज प्रिंसिपल एज अथॉरिटी। तो क्या है? प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है और आपके क्लासमेट के पास अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए ये डिफरेंस आया कि आप एक की बात मान रहे हो, एक की बात नहीं मान रहे हो। सो रिमेंबर, रूल्स अलोन आर नॉट इनफ। The person or document making those rules must have the authority. ठीक है, सिर्फ रूल्स इनफ नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पेक्टेड बिकॉज इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ये इसलिए नहीं है, सिर्फ इसलिए क्यों उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करें कि अरे वाह बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कितनी सुंदर लैंग्वेज लिखी हुई है, कितने सारे आर्टिकल्स, कितने सारे राइट्स हैं। ये तो है ही, बट क्यों उसको एक्सेप्ट करें? बिकॉज इट हैज़ अथॉरिटी। सो वाई अथॉरिटी इज इम्पॉर्टेंट? नाउ थिंक अबाउट अनदर सिचुएशन। सपोज अ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, पर कोई भी पॉलिटिशियन उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कोर्ट उसको इग्नोर कर दे रहा है। पेपर पे तो कॉन्स्टिट्यूशन है पर कोई पॉलिटिशियन फॉलो नहीं कर रहा है, कोर्ट भी इग्नोर कर रहा है, सिटीजन्स भी फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल तभी होगा जब सिटीजन उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कोर्ट उसको मानेगा,
गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक। तो दिस एक्सेप्टेंस, ये जो एक्सेप्टेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी देती है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन को ये अथॉरिटी मिलती कैसे है, तो उसकी क्या है, 3 सोर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलने के 3 सोर्स हैं। पहला क्या है, फर्स्ट इज मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सेकेंड इज सब्सटैंटिव प्रोविजंस, थर्ड इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, ठीक है। सो कहाँ गया फर्स्ट वाला, हाँ ये मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या है, फर्स्ट सोर्स है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है, डिकोड करते हैं ना, मोड ऑफ प्रोमलगेशन को अपन डिकोड करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड मीन्स मेथड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब मेथड होता है। नाउ प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोमलगेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग समथिंग इनटू इफेक्ट और ऑफिशियली इंट्रोड्यूसिंग इट, किसी चीज़ को इफेक्ट में लाना या फिर उसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना। क्या मतलब होता है इसको, कि अपन किसी को भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रोमलगेशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसे, तो मोड ऑफ प्रोमलगेशन का सिंपली मीनिंग है कि हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हु मेड इट, वॉज इट इम्पोज बाय किंग, वॉज इट फोर्स बाय अनदर कंट्री, किसने बनाया, ठीक है, और या तो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि द वे कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अफेक्ट्स वेदर विल पीपल एक्सेप्ट इट और नॉट। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज नॉट इम्पोज बाय अ किंग, किसी किंग ने नहीं बनाया है, ठीक है, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है। इसको किसने बनाया, इसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसके मेंबर्स में क्या थे, बहुत रिस्पेक्टेड लीडर्स थे। कौन से लीडर्स, फ्रीडम मूवमेंट में जो लीडर्स थे वो बहुत सारे रिस्पेक्टेड लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और बहुत डाइवर्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और जस्ट बिकॉज पीपल ट्रस्टेड दीज लीडर्स दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे होते तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्सेप्ट करते। उनको ट्रस्ट था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं उन पे ट्रस्ट था, दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी ने क्या किया है, दिस गेव द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी, ओके। कुछ कंट्रीज़ का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो रेफरेंडम के थ्रू बना। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों से पूछ के बना, है ना, लोगों से पूछ के बना कि ऐसा 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 होना चाहिए, लोगों के मतलब डायरेक्टली लोगों से कंसर्न करके बना। पर हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम के थ्रू नहीं बना, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम के थ्रू नहीं बना, तब भी क्यों लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने पब्लिक का ट्रस्ट अर्न किया था, कैसे, थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो सिटीजन्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेपाल का एक क्या दिया है, डिबेट दिया है ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है दैट फॉर मैनी ईयर्स नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद मोनार्की, ठीक है, एंड मैनी पॉलिटिकल ग्रुप्स फेल्ट दे डिड नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। और इससे क्या हुआ, दिस इवेंचुअली लेड टू द डिमांड फॉर मोर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। मतलब लोगों को लगता था कि सिंस मोनार्की बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की से रिलेटेड है, तो क्या लगता था कि ये लोगों की जो विल है, जो लोगों की नीड्स है, उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ पे क्या डिमांड हुई, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड आई। तो इससे क्या, ये एक लेसन क्या सिंपल लेसन देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन गेन्स ग्रेटर अथॉरिटी व्हेन द पीपल फील दे हैव पार्टिसिपेटेड इन इट्स मेकिंग एंड एक्सेप्ट इट एज देयर ओन। जब उनको फील होगा
कि हाँ हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तब उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। ठीक है। अब सपोज कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिकली बन गया, सब ने पार्टिसिपेट कर लिया, सब ने वोट किया, पर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि ओनली रिच पीपल कैन वोट, women cannot get education, one religion is superior to all others, government can arrest anyone without any reason. तो will people respect such constitution will people respect such a constitution? नहीं। क्यों? because it is not enough to make constitution democratic। तो जो उसके अंदर कंटेंट है वो भी फेयर होना चाहिए, वो कंटेंट भी फेयर होना चाहिए, वो कंटेंट भी जस्ट होना चाहिए, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सेकंड फैक्टर मिलता है। तो क्या है सेकंड सोर्स, सेकंड फैक्टर? सब्सटैंटिव प्रोविजंस। ठीक है। अब सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है? कंटेंट। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है? कंटेंट। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? रूल्स, आर्टिकल्स। ठीक है। तो सब्सटैंटिव प्रोविजन का सिंपली क्या मतलब हुआ? वो एक्चुअल प्रिंसिपल्स, वो एक्चुअल रूल्स और वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। क्या हुआ इसका मतलब? एक्चुअल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड वैल्यूज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल रूल्स, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज लिखे हुए हैं वो। चलो इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन यू आर बाइंग अ न्यू स्मार्टफोन। ठीक है। उसको कंपनी ने बहुत अच्छे से एडवर्टाइज किया है, बहुत सुंदर से बॉक्स में उसको पैक किया है, बहुत एक्सेलेंट पैकेजिंग है, अमेजिंग लॉन्च इवेंट जो हुआ है वो भी बहुत अमेजिंग हुआ है। पर जब आप बॉक्स को ओपन करते हो, आपने वो फ़ोन ख़रीदा, आप बॉक्स को ओपन करते हो, फ़ोन ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, वुड यू बी हैप्पी? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। वो तो काम ही नहीं कर रहा। जो उसका मेन फंक्शन था, आपने पैकेजिंग, आपने लॉन्च इवेंट इतना अच्छा कुछ भी कर दिया हो, बट उसका जो मेन फंक्शन था वो वही नहीं काम कर रहा है। सो वुड यू बी हैप्पी? नहीं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन मे बी मेड थ्रू अ गुड प्रोसेस, बहुत अच्छी प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बट इफ इट्स provisions are unfair, people will not respect it. So authority depends not only the process but also on the quality of the constitution's provision, कि कैसी क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा। So what makes the good substantive provision? Now next question, what kind of provision make a constitution respected? अब ऐसे कौन से प्रोविजन डाल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की लोग रेस्पेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीज़ें डली? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कि जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा। सो ये सारे स्ट्रॉन्ग सब्सटैंटिव प्रोविजन हैं जो क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी देते हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिस्पेक्ट दें। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू गुड प्रोसेस प्लस गुड प्रोविजंस भी। ठीक है। प्रोसेस भी सही होनी चाहिए और प्रोविजंस भी सही होने चाहिए, तभी लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड फाइनल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, एंड पर्सनली आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इन द एंटायर चैप्टर। ठीक है। क्या है? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ओके चलो अब इसको भी ब्रेक करते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे तो क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन ना, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी? पार्लियामेंट हो जाएगी, प्रेसिडेंट, पीएम, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब क्या है? ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है कि इनको बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है दैट नो वन इंस्टीट्यूशन बिकम टू पावरफुल। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। डिज़ाइन का व्हाट डज डिज़ाइन मीन? डिज़ाइन का मतलब होता है द वे समथिंग इज प्लान्ड और ऑर्गेनाइज। सो बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट पावर्स अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर वाइल ऑल्सो चेकिंग ईच अदर्स पावर। किसी एक के पास नहीं होगी बहुत सारी पावर, ठीक है, बैलेंस होगा पावर में। और अगर किसी के पास ज़्यादा हो रही है, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा पावर हो रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो एक दूसरे के पावर को चेक करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट की पावर लॉज बनाना है, ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव की पावर इम्प्लीमेंट करना है, जुडिशरी की पावर ये देखना है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, नाउ वन मोर क्वेश्चन, वाई डज इंडिया नीड अ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन? क्यों चाहिए, क्यों चाहिए बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन? तो ये हमको पता है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करना इज़ नॉट ईजी। इफ़ ऑल पावर्स वर गिवन टू वन इंस्टीट्यूशन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, डिक्टेटरशिप भी हो सकती है यार, कन्फ्यूजन्स रहेंगी, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है? अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है, अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास अलग अलग फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। एट द सेम टाइम दे कीप आई ऑन ईच अदर, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं वो। एक ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर आय भी बना के रखते हैं कि हाँ किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ही अपनी पावर का गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये सारे क्या हैं? ये सारे ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सबके पास अलग अलग पावर है, सबकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अपनी पावर है, पर बट नन ऑफ देम इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ठीक है, दे वर्क टुगेदर एंड ऑल्सो चेक ईच अदर्स पावर। कोई भी एकदम ही अकेले काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट एकदम ही अकेले काम नहीं कर रहे हैं, काम सबको साथ में करना है, ठीक है। पार्लियामेंट एकदम ही अलग होके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से एकदम ही अलग होके काम नहीं कर सकती, सब रिलेटेड हैं, बट सब क्या करेंगे? एक दूसरे की पावर को चेक भी करेंगे। इसलिए ये जो बैलेंस है यही क्या करता है? डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक, समझ आया? ओके, ठीक है। नाउ लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे कि पार्लियामेंट लॉ पास करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। तो क्या पार्लियामेंट ये बोल सकता है वी मेड द लॉ सो नोबडी कैन क्वेश्चन अस? नहीं, वाई? बिकॉज द जुडिशरी हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास कौन सी पावर है? जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि वो लॉ जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगा कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा,
ठीक है, ये क्या का एग्जाम्पल है, ये भी एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल कि अब इमेजिन करो कि एग्जीक्यूटिव रिफ्यूज़ कर दे कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या वो कर सकती है? नहीं, वो भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। सिमिलरली पार्लियामेंट कैन नॉट रिमूव जजेस जब भी वो चाहे। क्यों क्यों नहीं कर सकती? कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि अब वो जब भी मन चाहे उसका कि कोई भी जजेस को रिमूव कर दे। क्यों? क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। जुडिशरी को भी तो चाहिए ना इंडिपेंडेंस। तो सबके पास अपनी अपनी पावर हैं, बट कोई भी अकेला इंडिपेंडेंटली काम भी नहीं कर रहा है, पर सब एक दूसरे के ऊपर चेक्स बना के रख रहे हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ठीक है। तो दिस बैलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों से स्टेबल है। ऑल राइट, ठीक है। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? कौन था कि कोई एक इंसान आया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख के चला गया? किसने लिखा? हाउ वॉज इट रिटन? कैसे लिखा? हु डिसाइडेड वॉट शुड बी इंक्लूडेड? डिड वन पर्सन राइट इट? डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट राइट इट? और वॉज इट प्रिपेयर्ड थ्रू डिस्कशंस? ओके, सो विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस टू, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा। अरे यार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं लिखने में। असेंबली, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द नेम इटसेल्फ टेल्स एवरीथिंग, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, जिसका मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना या कुछ इस्टेब्लिश करना, ठीक है। असेंबली का मतलब क्या होता है? सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल। जो क्यों है? ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर एन इम्पॉर्टेंट पर्पस, किसी पर्पस के लिए हैं ग्रुप ऑफ पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्ड स्पेसिफिकली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई गई थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्लियामेंट नहीं थी कि वो पार्लियामेंट थी, वो अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई थी? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। चलो अब ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी 1946 में, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। 14 अगस्त को क्या हुआ? डिवाइड हुआ, ठीक है। ऑल राइट। तो ये कैसे बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पीपल वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कहाँ से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, ठीक है। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। किसके अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। किसके अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स अपन देख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी कि 1946 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में। 1946 में ही क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन
मेकिंग बिगिन्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बिगिन। ठीक, 1947 में क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट। 1950 में क्या हुआ, 1949 भी, 1949 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, है ना, बन गया। 1950 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कब, 1915 में। तो ये टाइमलाइन आप याद कर लेना, ठीक है, 46, 47, 49 एंड 50। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्यों, तो ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, फिर क्या हो गया, फिर पार्टीशन हो गया, तो बाकी मेंबर्स कहाँ चले गए, 389 मेंबर्स थे, पार्टीशन हो गया, तो उसके बाद बचे 299 मेंबर्स, 299 मेंबर्स बचे। ठीक है, ठीक है, तो वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्रूली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। अब सब क्या होता है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो असेंबली थी दैट वाज नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे तो था ही नहीं ना, राइट टू वोट भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी या नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि इट इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, विमेन मेंबर्स थी। ठीक है, देयर वर ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स थे, अलग अलग रीजन्स के लोग थे। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, दिस डाइवर्सिटी मेड द असेंबली मच रिप्रेजेंटेटिव। जो डाइवर्सिटी है ना, इसी ने असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। ठीक, अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पढ़नी है कि इनका क्या रोल था और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेजर पर्सनालिटीज़ थी। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इसमें गिवन है, ओके अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा ना कॉम्पोजिशन में, ओके वी हैव स्टडीड दिस, ओके लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन कौन क्या थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्या थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो हम सबको पता है। फिर जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज देयर, प्रेसिडेंट थे ये, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, के एम मुंशी, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू जी, मतलब डाइवर्सिफिकेशन थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डाइवर्सिफाइड थी, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको ये नहीं बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्टेड लोग नहीं थे, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, रिप्रेजेंटेशन सही नहीं था रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन इन हरी। ये हम सबको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी एक दिन में बैठ के या एक महीने में बैठ के नहीं बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन। 11 सेशंस हुए हैं ओवर नियरली 3 ईयर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 साल में बना है।
डिबेट्स हुई हैं, डिबेट्स वर वेरी डिटेल्ड, रिस्पेक्टफुल, थॉटफुल, एवरी इंपॉर्टेंट इशू वॉज डिस्कस्ड। ठीक है, सारा कुछ, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है वो डिस्कस किया गया है। हाँ, बस एक टॉपिक पे डिबेट नहीं हुई है, ये याद रखना, एक टॉपिक पे डिबेट नहीं हुई है। कौन सा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इस पे बिल्कुल भी एक भी डिबेट नहीं हुई है। ठीक है, सो विल एंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट इज द बॉडी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो अगेन लेट मी आस्क यू अगेन अ क्वेश्चन। ठीक है, इमेजिन मैं बोल रही हूँ कि आपको अपना हाउस बनाना है। विल यू इमीडिएटली स्टार्ट लेइंग ब्रिक्स? आप उठोगे और सीधे ईंटें लगाना स्टार्ट कर दोगे? और विल यू फर्स्ट प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट कि कैसे बनेगा, क्या मैप होगा, कितने रूम होंगे, है ना? ठीक है, तो क्या करोगे आप? फर्स्टली यू विल प्रिपेयर अ प्लान, आप एक प्लान बनाओगे। ओनली देन यू बिगिन कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली बिफोर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट डिसाइडेड व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू वी वांट टू बिल्ड। हमको कैसा इंडिया चाहिए, हमको कैसा इंडिया चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जिससे हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जिससे क्या होगा, हम जैसे हमको अपना इंडिया चाहिए, हम वो इंडिया अचीव कर पाएँ। ठीक ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वही ब्लूप्रिंट क्या था? वो ब्लूप्रिंट था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, अब पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कहाँ गया? ओके, ये प्रोसीजर्स में दिए हुए सबके नाम आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना। व्हाट डज द वर्ड ऑब्जेक्टिव मीन? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम और गोल। हमारा एम क्या है और हमारा गोल क्या है, कैसा इंडिया चाहिए हमको। ठीक, और रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन, कोई भी एक फॉर्मल डिसीजन या डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, कोई भी एम और गोल। और रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है अ फॉर्मल स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब कर रहा है एम्स और आइडियल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अचीव करने चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, अ फॉर्मल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द एम्स एंड आइडियल्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड अचीव, कॉन्स्टिट्यूशन को अचीव करने चाहिए। नाउ हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? किसने मूव किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। कब? 1946 में, 22 अगस्त 1946 में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आई गेस आई मेड अ मिस्टेक। मूव किया था 13 दिसंबर को। हाँ, मूव किया था 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 में। और अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको? 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो अब क्या बोल रहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या विजन दिया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा। इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, कंट्री होगी जहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी है ना, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है ना, फ्रीडम प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शंस को सेफ गार्ड मिलेगा। जो भी माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको क्या मिलेगा? एडिक्वेट सेफ गार्ड मिलेगा। ठीक है, अ कंट्री कमिटेड टू पीस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन मतलब कि वर्ल्ड पीस प्रमोट करेगी, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड होगा वो कंट्री में। ठीक, ये सारे भी हैं। क्या क्या कि सारी पावर्स, अथॉरिटी है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब लोगों के थ्रू आएगा। ठीक, तो ये सारे क्या था? ये सारे पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बना? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर ऑन क्या बना? प्रियम्बल। इसके जो सारे क्या थे पॉइंटर्स थे, जो भी आइडियल्स, एस्पिरेशंस, ये सारा कुछ दिया हुआ था, ये कहाँ रखा गया? प्रियम्बल में रखा गया। सो वेन एवर यू रीड द प्रियम्बल, ये याद रखना कि इसकी रूट्स कहाँ हैं, प्रियम्बल की रूट्स कहाँ हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। प्रियम्बल की रूट्स कहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। प्रियम्बल के रूट्स क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब ऊपर एक टॉपिक छूट गया है अपना, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब होता है एक केयरफुल डिस्कशन करना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अ केयरफुल डिस्कशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एक केयरफुल डिस्कशन करना। तो यहाँ पे डेलिब्रेशन इम्पॉर्टेंट क्यों था? इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनक्रेडिबली डाइवर्स कंट्री इंडिया है ना। अलग रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, रीजन्स हैं, पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं अलग अलग। सो इफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बिन रिटन विदाउट डिस्कशन, मैनी ग्रुप माइट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड। सबको लगता कि किसी ना किसी को तो लग ही जाता कि अरे हमको हटा दिया। इसलिए असेंबली ने बहुत सारे डिबेट्स किए ऑलमोस्ट हर एक इशू पे, एक्सेप्ट ये वाला और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि सब लोगों को एक्सेप्टेबल था। किसी को ये नहीं लगा कि येस वी वर एक्सक्लूडेड, हमको नहीं कंसिडर किया गया, सबको कंसिडर किया गया। इसलिए हर एक टॉपिक पे, हर एक आर्टिकल पे, हर एक क्या बोलेंगे, हर एक आइडल पे क्या किया गया? बहुत सारे डिबेट्स हुए। ठीक है, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बने, वो कॉन्स्टिट्यूशन सब कोई एक्सेप्ट करे, सब रिस्पेक्ट करे उस कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑलराइट, ये था प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। क्या है? केयरफुल डिस्कशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले केयरफुल डिस्कशन करना। ठीक, नाउ आई गेस एक टॉपिक बचा है हमारा। चलो उसके पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे बना। अभी तक ये पढ़ा ना अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। कहाँ है कहीं पे जगह है, लिख देते हैं अपन। चलो एक पेज ही ऐड कर लेते हैं। ऐड नहीं यार,
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, उसके बाद डिबेट्स हुई, डिबेट्स डेलिब्रेशन, ठीक है। कमिटीज़ बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के पास गया, ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके पास गया ड्राफ्ट करने के लिए, COMM का, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट्स डिस्कशंस और डिस्कशंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए, फिर फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। वूहू, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रेडी, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। हाँ, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, ठीक। अब एक दो और चीज़ें याद करने वाली, याद कर लो, पूछा जा सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाया, जवाहरलाल नेहरू ने लाया, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया, 13 दिसंबर 1946। अडॉप्ट कब किया, 22 जनवरी 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज चेयरमैन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन था, वॉज इट अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन था, बताओ। लोग बोलते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, सब कुछ बोरो कर करके एक बैग में भर दिया और उसको क्या बोल दिया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इज़ दैट स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है ये स्टेटमेंट? नाउ कम्स अ क्वेश्चन दैट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट आस्क, सर मैडम क्या ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली कॉपी किया है हमने, बताओ। ओके, सो नाउ बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन लेट मी आस्क यू समथिंग। सपोज आप लोग घर बना रहे हो, जिसका ब्लूप्रिंट हमने बनाया था ना, अब वो घर हम बना रहे हैं, ठीक। हम लोग घर बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि जो भी गुड डिज़ाइंस हैं, वुड यू इग्नोर एवरी गुड डिज़ाइन इन द वर्ल्ड एंड इन्वेंट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कैसा करने वाले हो? और वुड यू लुक इन टू एट डिफरेंट हाउसेज और चूज़ करोगे अपने घर के लिए बेस्ट आइडिया। दैट डजेंट मीन यू कॉपी समवन्स हाउस। अगर आपने ऐसा किया कि आपने बेस्ट डिज़ाइंस चूज़ किए कहीं से, तो डज दैट मीन कि आपने किसी का घर कॉपी कर लिया? नो, सिंपली नॉट। इट सिंपली मीन्स you learned from others, so the makers of our constitution followed the same approach, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन, डिड इंडिया कॉपी, द आंसर इज नो, इंडिया डिड नॉट ब्लाइंडली कॉपी एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड इंडिया ने क्या किया, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उसमें से अडॉप्ट किया सिर्फ वही फीचर्स जो सूट कर रहे थे इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से। सब कुछ ब्लाइंडली नहीं बोरो कर लिया,
सिर्फ उनको रखा जो कि इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से सूट कर रहे थे। इसलिए क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्रिएटिव अडेप्टेशन नॉट मियर अ कॉपी। क्या लिखोगे आप कि कॉपी नहीं है, इट इज़ अ क्रिएटिव अडेप्टेशन। क्या है, क्रिएटिव अडेप्टेशन है। इट्स नॉट अ कॉपी, नॉट अ कॉपी, कॉपी नहीं है, इट इज़ अ क्रिएटिव अडेप्टेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपने बोरो किया, क्यों बोरो किया, क्यों बोरो किया आपने? बिकॉज इंडिया वॉन्टेड टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स दैट अदर कंट्रीज हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस। हम जो बाकी कंट्रीज़ ने मिस्टेक्स एक्सपीरियंस कर ली हैं और हम उनके बाद अगर बना ही रहे हैं तो हम वो मिस्टेक्स को वापस क्यों करें? तो जो लोगों ने मिस्टेक्स, जो कंट्रीज़ ने मिस्टेक्स एक्सपीरियंस कर लिए, हम वो मिस्टेक्स ना करें, इसलिए हमने ये बोरो वाली चीज़ ली, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोरो करी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रॉन्गर बना। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कहाँ से बोरो किया है, कौन कौन से प्रोविजंस कौन कौन से कंट्रीज से लिए हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, स्पीकर और उनके रोल, लॉ मेकिंग की क्या प्रोसीजर होती है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, डीपीएसपी अपन ने कहाँ पढ़ा था कि डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी गाइड करता है गवर्नमेंट को गाइड करता है। इट इज़ लाइक द टू डू लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कहाँ हैं, ये सारे हमारे प्रियम्बल में हैं। ठीक, यूएस से क्या लिया, यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। ठीक, जुडिशियल रिव्यू लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया। ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं, ये सब पावर शेयरिंग में और मतलब बैलेंस बना के रखने में। हमने पढ़ा था ना, बैलेंस बना के रखने में। ठीक, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, क्वासी फेडरल का मतलब है कि पावर शेयरिंग रहेगी पर जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक, और आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, ये सब लिया हमने कहाँ से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ठीक है, तो ये रीजंस थे। इसलिए क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरो तो हमने किया है, ठीक है, बोरोड भी है, प्लस ओरिजिनलिटी भी है, बोरोड भी है प्लस ओरिजिनलिटी भी है। ठीक है, कुछ बचा है, आई गेस वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, है ना, जो भी इस चैप्टर में था। सो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तालियां बजाओ, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, विल स्टडी द सेकेंड चैप्टर, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।